पटना पहुंचे कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने लालू प्रसाद यादव के उस बयान का खंडन करते हुए कहा है कि कांग्रेस जातीय आधार पर आरक्षण का पक्षधर नहीं है। हमने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। जो हमने आरक्षण दिया है कर्नाटक में और अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया। ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों में भी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर उस सूची में आ जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में श्रेय लेने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों की जातियों को मैंने आरक्षण दिलवाया था। उन्होंने खुद कहा, पर ये जो हमारा संविधान है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ, धर्म के आधार पर, जैसा ही धर्म के आधार पर नागरिकता देना, इन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकता दिया है। आप जानते हैं जो नागरिकता कानून में संशोधन लाए गए हैं, जो नया नागरिकता एक्ट बना है, वो धर्म के आधार पर, ये संविधान के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी उस पर चर्चा चल रही है। तो हमारा ये मानना है, हमारे न्याय पत्र में हमने स्पष्ट लिखा है, हमारे गारंटी कार्ड में हमने स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही हम देंगे। और वो आरक्षण दिया जा सकता है जब हम सारे देश सभी का एक जाति जनगणना कराएं, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएं। सर, आपने चाइना की बात करी, मगर आजकल बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं कि थर्ड टर्म मिलता है पीओके 6 महीने में इंडिया का पार्ट बनता है। जिस तरीके से पीओके वो ये सब ध्यान हटाने के लिए ये सब बयानबाजी। असली मुद्दे क्या हैं? जो मुद्दे उठाए गए हैं, आरक्षण का मुद्दा, क्या आप 50% की सीमा हटाएंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं? क्या आप किसानों को एमएसपी देंगे या नहीं? क्या आप कर्जा माफ करेंगे कि नहीं किसानों का, जैसा कि आपने पूंजीपतियों का किया है? क्या आप श्रमिकों का मजदूरी दर बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप गरीब महिलाओं को समर्थन देंगे कि नहीं? क्या आप बेरोजगारी के खिलाफ कुछ कदम उठाएंगे कि नहीं? यही तो असली सवाल है, यही तो चुनावी मुद्दे हैं। इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। अलग अलग मुद्दों को लेकर हेडलाइन के पीछे भागे हुए हैं ताकि बहस और कोई दिशा में चले जाए। तक लोकसभा के चुनाव में 369 सीटों पर चुनाव हो चुका है और कल और 49 सीटों में चुनाव होंगे। ऐसे देखा जाए तो पहले 2 चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तीसरे और चौथे चरण के बाद इस नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा और आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 तारीख शाम को इंडिया गठबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश जरूर मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? 2 या 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन में जो आत्मविश्वास है, जिस ऊर्जा के साथ वो ब्लॉक स्तर पर, बूथ के स्तर पर काम कर रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है हमसे, समाज के अलग अलग लोगों से, सिर्फ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं, बल्कि अलग अलग
समुदाय के लोगों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कोई लहर नहीं, नाराजगी है किसानों की, युवाओं की, श्रमिकों की, वंचित वर्गों की। और ये नाराजगी प्रधानमंत्री को निशाना बनाया है। ये 1949 से आरएसएस का मकसद रहा है। जब 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अपनाया गया, संविधान सभा में 4 दिन बाद आरएसएस के प्रकाशन ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखा जिसने कहा था कि इस संविधान में भारतीयता का कोई प्रतीक नहीं है, क्योंकि इसमें मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा नहीं लिया गया, मनुवादी मूल्यों का कोई जिक्र नहीं। ये मनुवादी संविधान लाना चाहते हैं। और परसों ही मैंने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक 8 या 9 साल पुराना लेख मैंने अपने सोशल मीडिया में सबको जानकारी दी कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आरक्षण खत्म। तो ये संविधान में जो सामाजिक न्याय एक मूल सिद्धांत है और आरक्षण एक रास्ता है, महत्वपूर्ण रास्ता है सशक्तिकरण का, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, ये समाप्त करना चाहते हैं, इस संविधान को बदलना चाहते हैं। और मैं प्रधानमंत्री से सीधा ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि 1949 से आरएसएस के नेता, आरएसएस के प्रवक्ता, बीजेपी के कई नेता ने कहा है कि इस संविधान का समय हो चुका है और नया संविधान लाना जरूरी है। साफ तौर से जयराम रमेश ने पटना पहुंचते ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर से नरेंद्र मोदी के उस बयान का खंडन करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी 400 पार मोदी सरकार का जो नारा दे रहे हैं वह 2024 में पूरा नहीं हो पाएगा। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।